वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स आज की पोएम है कीपिंग क्वाइट। क्लास 12 NCERT इंग्लिश बुक पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट पैब्लो नेरुडा जी हैं। तो पहले अबाउट द पोएट समझ लेते हैं बच्चों। पैब्लो नेरुडा जिनका जन्म 1904 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1943 में हुई थी। यह एक प्रख्यात कवि और राजनीतिक रूप से क्रियाशील व्यक्ति थे। इनका वास्तविक नाम नेफ्टाली रिकार्डो रियाज बैसाल्टो था। इनका जन्म पैरोल में हुआ था, जो कि चिली में है। दोस्तों, 13 वर्ष की आयु में बात कर लेते हैं इनके बारे में कि 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने स्थानीय दैनिक समाचार पत्र ला मनाना में अपने कुछ लेख लिखे थे। इन्होंने अपनी साहित्यिक गतिविधियां जारी रखी। साथ ही सेंटियानो में चिली विश्वविद्यालय से फ्रेंच और शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई भी उन्होंने की थी। बच्चों, वर्ष 1939 में नेरुडा को पेरिस स्थित स्पेनिश उत्प्रवासियों के लिए वाणिज्य दूत नियुक्त किया गया था और इसके बाद मैक्सिको में महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने महाकाव्य कैंटो जनरल की रचना की थी। उनका एक महाकाव्य है क्या, कैंटो जनरल, जो पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर आधारित है। इसमें वहाँ की प्रकृति, वहाँ के निवासी और ऐतिहासिक नियति का विवरण मिलता है। और बच्चों, वर्ष 1971 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये था पैब्लो नेरुडा जी के बारे में। अब हम थोड़ा सा पोएम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर रहने वाले हम सभी निवासियों से कवि कहते हैं कि हम थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं और सभी प्रकार की गतिविधियों को रोक दें। यह हम सबके लिए एक मोहक क्षण होगा, जब हम एक साथ अपने आप में कुछ आश्चर्यजनक महसूस करेंगे। हमारे अंदर एक रूपता आएगी। यह कृत्य हमें अपने भीतर झांकने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। यह हमें स्वयं को समझने का भी एक मौका देगा। यह हमारी आपसी समझ को बढ़ाएगा। हम दुखी होंगे कि हमने कभी स्वयं को नहीं समझा और मृत्यु से घबराते रहे। इस प्रकार से हमें थोड़ा सा अवश्य ही समय निकालना चाहिए खुद के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि जब हम खुद के बारे में सोचेंगे तो हमें अपना अभाव और अपना प्रभाव खुद समझ में आता है। चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में ही कवि ने कहा है, नाउ, ध्यान समझिएगा बेटा, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, और हम सभी बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कवि कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, और हम सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे। फॉर वंस, थोड़े समय के लिए, फॉर वंस, थोड़े समय के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, धरती के चेहरे पर, अर्थात धरती की सतह पर। कवि कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर एक क्षण के लिए लेट अस नॉट स्पीक, आओ ना बोलें, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। पृथ्वी के इस सतह पर आओ थोड़े समय के लिए हम कोई भी भाषा ना बोलें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ 1 सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाएं। एंड नॉट मूव, और बिल्कुल ना भी हिलाएं। आवर आर्म्स, अपने कंधों को, सो मच, बिल्कुल भी, अपने कंधों को बिल्कुल भी ना हिलाएं। तो कवि कहते हैं कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर एक क्षण के लिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बोलना बंद कर दें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने क्रियाकलापों को बिल्कुल बंद कर दें। तब क्या होगा? तब कवि बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब कवि कहते हैं
इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह हमारे लिए एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, अर्थात एकदम असामान्य समय होगा, स्ट्राइकिंगली अनयूजुअल टाइम होगा। तो कहते हैं इट वुड बी, यह होगा एन एक्सोटिक मोमेंट, एकदम से असामान्य सा क्षण, विदाउट रश, रश मीन्स भीड़ भाड़, बिना दौड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना मशीनों के, शोरगुल के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ रहेंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इस अचानक की विचित्रता में। कवि कहते हैं कि इट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह हमारे लिए एकदम असामान्य सा क्षण होगा, विदाउट रश, बिना भाग दौड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना मशीनों के शोर के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ रहेंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इस अचानक की विचित्रता में। तो कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि हम सभी एकदम असामान्य सा महसूस करेंगे, हम बिना दौड़ और बिना किसी वाहन के तेजी से अचानक आश्चर्य के साथ एक जगह पर एकत्र हो जाएंगे। फिर क्या होगा बताते हैं, कभी आगे बताते हैं, क्या कहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन हैं कोल्ड सी, अर्थात जो ठंडे सागरों में, कहते हैं कोल्ड सी, ठंडे ध्रुवीय सागरों में जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वे मछलियों को मारेंगे नहीं, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो व्यक्ति जो नमक इकट्ठे कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, उसको भी थोड़ा समय मिल जाएगा अपने घायल हाथों को देखने के लिए। तो फिर देखिएगा, फिशरमैन, मछुआरे, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्री ध्रुवों में, वुड नॉट हार्म वेल्स, मछलियों को शिकार नहीं करेंगे, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, उसको भी समय मिल जाएगा अपने घायल हाथों को थोड़े समय के लिए देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दोज, कवि कहते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करते हैं। वार विथ गैसेस, और रासायनिक बम, और वार विथ फायर्स, और अग्नेय अस्त्र युद्ध में प्रयोग करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवल, युद्ध के बाद कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचता है, और ऐसी विजय अर्थहीन है, व्यर्थ है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेस, और वे लोग भी स्वच्छ वस्त्र पहन लेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और भाइयों के साथ घूमने के लिए वो भी निकल पड़ेंगे। इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, जहाँ पर कोई काम नहीं होगा, अर्थात पेड़ों की छाया में शांतिपूर्वक बैठकर आराम भी करेंगे। इस पोएम को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पोएम है। कहते हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, वे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करते हैं। वार विथ गैस, जो रासायनिक बम का यूज़ करते हैं। वार विथ फायर, और अग्नेय अस्त्रों का युद्ध में उपयोग करते हैं। विक्ट्री, जिसमें विजय तो प्राप्त होती है। नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचता है। इसलिए वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेस, जब वे भी सब कुछ छोड़ देंगे, थोड़े समय के लिए शांत होंगे, खुद के बारे में विचार करेंगे, तो शांति में उनके अंदर एक प्रकार का ब्रदरहुड आएगा, भाईचारा की भावना आएगी। और वे सब क्या करेंगे, पुट ऑन क्लीन क्लॉथेस, और वे भी साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ टहलने लगेंगे। और इन द शेड, और छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी न करते हुए चुपचाप बैठेंगे। थोड़े समय के लिए अपनों के लिए समय निकालेंगे इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं। What I want should not be confused, अब कवि कहते हैं What I want, जो मैं कहना चाहता हूँ, should not confused,
मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि जो मेरा तात्पर्य है आप उसका व्यर्थ अर्थ मत लगाइएगा, गलत अर्थ मत लगाइएगा। विथ टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण रूप से इनएक्टिविटी, अर्थात मैं नहीं चाहता हूं कि आप बिल्कुल निठल्ले होकर के पड़े रहें। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप काम को छोड़ करके, निठल्ले होकर के, इनएक्टिव होकर के, आलसी होकर के अपने काम को छोड़ करके बस आराम ही करें। तो कवि इसलिए बहुत गौर से समझिए, कवि कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं कहना चाहता हूँ उससे आप भ्रमित मत होइएगा। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मेरा तात्पर्य टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है, अर्थात मेरा तात्पर्य बिल्कुल चुपचाप काम को छोड़कर पड़े रहने से नहीं है, बल्कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए कभी जीवन में समय निकालिए, दिन भर में थोड़ा सा समय निकालिए, अपने घर, अपने परिवार, अपने खुद के लिए समय निकालिए, तब आपको लोगों से प्रेम हो जाएगा, लोगों के दुख सुख को समझने का मौका मिल जाएगा। बस तो आप तो बस जीवन में बस होड़ लगा करके कंपटीशन की भावना लेकर दौड़ रहे हैं। ये कहाँ तक जाएगा ये आप भी नहीं जानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप काम को बंद करके घर में ही रहिए, मैं कहता हूँ कि थोड़े समय के लिए समय निकालिए खुद को सोचने के लिए। कहते हैं लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन वैसा है जैसा इसके बारे में कहा गया है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन वैसा है जैसा इसके बारे में कहा गया है। एंड आई वॉन्ट नो स्ट्रक विथ डेथ, और मैं मृत्यु से संबंध नहीं रखना चाहता, अर्थात मैं मृत्यु से संबद्ध नहीं होना चाहता। कवि कहते हैं कि लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन वैसा ही है जैसा इसके बारे में कहा गया है। और आई वॉन्ट नो स्ट्रक विथ डेथ, अर्थात मृत्यु के बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ। आई वॉन्ट नो स्ट्रक विथ डेथ, अर्थात मैं मृत्यु से जुड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। इफ़ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, और कवि कहते हैं कि यदि वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं। अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अपने जीवन को आगे बढ़ाने से थोड़ा समय के लिए रोक करके, अर्थात कवि कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में और एक बार कुछ ना करने के बारे में ही सोच रहे हैं, तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ, तो शायद जो कभी न समाप्त होने वाली ये परेशानी है दूर हो सकती है। तो कवि कहते हैं कि गड़बड़ा रहा है ना, फिर से इसको देख लेते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं कहना चाहता हूँ उससे आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। विथ टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी अर्थात पूर्ण रूप से कुछ ना करना। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप पूर्ण रूप से कुछ मत करिए। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन वही है जो इसके बारे में कहा गया है। आई वांट नो स्ट्रक विथ डेथ, मृत्यु के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ, अर्थात जो भी मैं बात कह रहा हूँ उसका मृत्यु से कोई भी लगाव नहीं है। मृत्यु के संदर्भ में नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल शांत होकर के मर जाइए, जीवन में कोई ज़रूरत नहीं काम करने का, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ। इफ़ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कवि कहते हैं यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं हो सकते हैं, किस में? अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में। कवि कहते हैं कि इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहते हैं, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में, अर्थात यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में और एक बार कुछ ना करने के बारे में सोचते हैं, एंड फॉर वंस कुड नॉट डू, और एक बार कुछ ना करने के बारे में सोचते हैं, तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक बड़ी सी शांति माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, माइट इंटरप्ट शायद रोक सकती है दिस सैडनेस, इस उदासी को। तो हो सकता है समय
बड़े से बड़े कष्ट आने वाले हों और हम अगर थोड़ा समय रुक करके उस पर विचार कर लें तो बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो सकते हैं, ऐसा कवि कहना चाहता है। आगे बढ़ते हैं इसी में। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, जिसके बारे में हमने कभी विचार ही नहीं किया था। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, और हम केवल मृत्यु से घबराते ही रह जाएं। कहते हैं कि शायद उदासी उत्पन्न हो जाए, उस उदासी की विचारों को शायद एक विशाल चुप्पी तोड़ने में सहायक हो जाए। हम केवल मृत्यु के डर से डरे रहें तो ये जीवन नहीं है। हमें खुद के बारे में थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हम बड़े से बड़ी आपदाओं का सामना कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं और कभी आगे बताते हैं, कहते हैं परहैप्स, शायद, परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, यह पृथ्वी हमें पढ़ाती है। शायद यह पृथ्वी हमें नसीहत देती है, सिखाती है। एज, जैसा कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज़ मृत सा प्रतीत होता है, जब हर चीज़ समाप्त होता सा प्रतीत होता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलिव, तभी वह पुनः जीवित होने का प्रमाण देता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, किसान व्यक्ति है, जब खेतों में अन्न फेंकते हैं, छिड़कते हैं, छींटते हैं, तो अन्न में लगता है कि कोई जान नहीं है, निर्जीव है। जैसे गेहूं का सीज़न चल रहा है, तो जब धान का सीज़न चलता है या किसी और अन्न का सीज़न चलता है, जब वो हमारे घर में होता है तो मृत सा प्रतीत होता है। लेकिन जब उसको हम धरती में विसर्जित कर देते हैं, बो देते हैं, तो कुछ समय के बाद वो उसमें एक प्रकार का पौधा अंकुरित हो जाता है, उसमें जान आ जाता है। उसी के विषय में कवि कहते हैं, परहैप्स द अर्थ टीचर्स, शायद यह धरती हमें शिक्षा देती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब हर चीज़ डेड सा प्रतीत होता है, मृत सा प्रतीत होता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलिव, तब उसमें बाद में पुनः जीवन आ जाता है। तो कवि कहते हैं शायद पृथ्वी पर पाए जाने वाले चीज़ों में हमें नसीहत मिल सकती है। जब प्रत्येक चीज़ मृत प्रतीत होती है और कुछ समय बाद वह पुनः जीवित हो जाती है। लास्ट लाइन है, नाउ, अब, आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूँगा। नाउ, अब, आई शैल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूँगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, आप सभी शांत हो जाओगे और मैं चला जाऊंगा। कभी कहते हैं अब मैं 12 तक गिनूंगा या 12 तक गिनूंगी और आप शांत रहिएगा और मैं चली जाऊंगी। इस प्रकार से पोएट जो है या कवित्री ने हमको कितनी अच्छी बात करी है। इन्होंने पैब्लो नेरूदा जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। वो कहते हैं कि किस प्रकार से हम 12 तक गिनेंगे और आप चले जाएंगे। अर्थात उन्होंने बताना चाहा है कि जीवन में हमें थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए खुद के बारे में सोचने के लिए कि हमारे निर्णय क्या हैं, हमने वर्तमान में क्या चीज़ किया है, हमने जो बीता हुआ समय था उसमें क्या किया है और भविष्य में इसका परिणाम कैसा आएगा, इस विषय पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। तो पैब्लो नेरूदा जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। ये जेंट्स थे, पुरुष थे। चलिए, तो अच्छी बात है। क्वेश्चन बना होगा आपके अंदर कि बताई थी कि बताया था, तो बताया था ही है। चलो मिलते हैं अगली पोएम में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।